Welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the gases, and today I am going to tell you about the liquefaction of gas. इसके बारे में बात करेंगे आज हम liquefaction of a gas. किस तरीके से गैस को लिक्विफाई किया जाता है. ओके तो देखिए हमने बात करी थी कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं. ये हम बोल देते हैं कि वो नेग्लिजिबल होते हैं, बट फिर भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अगर हम उन पे प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है. तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखिए गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है. जैसे ही हम इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि गैस को हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से क्या होंगे, पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, और जैसे ही पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, ठीक है, तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, और जैसे ही वो अरेंज हो जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है. तो देखिए पहले वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है. लेकिन सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी थर्मल एनर्जी के बारे में. तो देखिए क्या होता है, आपको पता है सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसकी होती है, गैस की होती है. किसकी होती है, गैसेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी होती है. तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स को लिक्विड के इक्वल डिस्टेंस पर या पास पास ले आते हैं, तब भी गैस जो होती है केवल प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी. क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी भी इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो गैस के इक्वल ही रहेगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ में टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा. तो देखिए क्या हो रहा है, हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ साथ में पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के जितने पास पास या क्लोज आ जाते हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी थर्मल एनर्जी को कम करने के लिए, मींस लिक्विड के इक्वल उनकी थर्मल एनर्जी को लाने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा. तो हमें देखिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. प्रेशर हम अप्लाई करेंगे गैस के पार्टिकल्स पर, लेकिन टेम्परेचर को हमें एक लिमिट तक कम करना होगा. तो इस तरीके से हम गैस को किस में बदल सकते हैं, लिक्विड में. किस तरीके से बदल सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके, बट टेम्परेचर को डिक्रीज करके. अब देखिए होता क्या है, इसमें एंड्रयू ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था CO2 गैस पर. किस पर किया था, CO2 गैस पर एक्सपेरिमेंट किया था. तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट he got a graph, उसको एक ग्राफ मिला. तो देखिए ग्राफ कैसा मिला उसको, जब उसने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में CO2 की कंप्रेसिबिलिटी यानी CO2 को लिक्विफाई किया, तो उसको एक ग्राफ मिला. तो जैसे ही उसने, मान लीजिए उसने टेम्परेचर रखा है T1, ओके, तो T1 टेम्परेचर पर जैसे जैसे वो प्रेशर अप्लाई करता है, तो देखिए मैंने क्या कर रही हूँ, प्रेशर को बढ़ा रही हूँ. ओके, तो स्टार्टिंग में ग्राफ उसको मिलता है इस तरीके से, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. देखिए जैसे उसने, मैंने टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखा है T1, तो जैसे जैसे उसने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम क्या होगा, गैस का कम होगा. और इस पॉइंट पर, यानी कि इतने प्रेशर और इस वॉल्यूम पर गैस क्या होने लग जाती है, लिक्विफाई होने लग जाती है. यहाँ पर जैसे ही गैस लिक्विफाई होने लगती है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्टीप लाइन मिलती है. इस तरीके से कांस्टेंट लाइन हमें मिलती है. और फिर यहाँ पर मींस अब अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, देखिए इतनी दूर पे क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को और कम करते हैं, मींस अगर हम प्रेशर को और अप्लाई करते हैं, तो देखिए अब इसको ग्राफ मिलता है इस तरीके से. ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर ऐसा ग्राफ उसको क्यों मिला. जब उसको ऐसा ग्राफ मिला, फिर उसने एक्सप्लेन किया कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है, यानी एक फिक्स प्रेशर पर, देखिए ये प्रेशर इतना है, इस प्रेशर और इस वॉल्यूम पर गैस जो होती है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है. तो यहाँ पर क्या होता है, गैस स्टार्ट्स लिक्विफाई. क्या होता है,
गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब देखिए वॉल्यूम तो कंटिन्यू कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना, प्रेशर किसके प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर हमें पता है वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम तो कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ गैस। गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कम कैसे हो रहे हैं? ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मींस गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब किस में बदल रहे हैं? लिक्विड में बदलते जा रहे हैं। समझ आया? तो दोबारा सुन लीजिए, इस पॉइंट पर जैसे जैसे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर में कोई चेंजेस हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो घटते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो वहां पर गैस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो एन तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम जो है हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कम करने पर तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इस प्रेशर को जो नंबर ऑफ मोल्स की घटते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो ये प्रेशर को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या कर लेता है, ये जो वैल्यू है N/V, वो क्या करती है, प्रेशर को ये एक दूसरे को क्या कर देती है? सेचुरेट क्या कर देती है? सेटिस्फाइड कर देती है एक दूसरे के इफेक्ट को, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन हमें मिलेगी, स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक कंटिन्यू है। क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट तक, यानी कि इस वॉल्यूम तक जैसे ही कम होगा वॉल्यूम गैस का, तो क्या होता है, इस पॉइंट पे जो लिक्विफिकेशन होता है गैस का वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पे जो होता है लिक्विफिकेशन जो है गैस का, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ओके, जैसे ही पूरी की पूरी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, अब अगर आप वॉल्यूम और कम करते हो तो देखिए प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ओके, तो इस तरीके से उसको ग्राफ मिला। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर ये जो एरिया मिलता है यहाँ पर लिक्विड, और चलिए हम दोबारा इसको बाद में बात करते हैं, उससे पहले मैं अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। जैसे ही उसने टेम्परेचर को थोड़ा सा ज्यादा लिया, यानी T2 टेम्परेचर लिया, जो कि T1 से क्या है? ज्यादा है। अब उसको ग्राफ मिलता है इस तरीके से। कैसे मिला उसको ग्राफ? इस तरीके से। फिर उसने क्या किया? थोड़ा सा टेम्परेचर और इंक्रीज करा, T3, तब उसको ग्राफ मिला इस तरीके से। ठीक है, उसने और टेम्परेचर इंक्रीज करा, अब के बाद उसको ग्राफ मिलता है इस तरीके से। और टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ग्राफ आया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर उसको अगर हम यहाँ से इस तरीके से एक पॉइंट बनाते हैं, देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इस तरीके से अगर हम इन पॉइंट्स को, जहां पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और एंड होता है, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक ग्राफ इस तरीके से मुझे मिलेगा। और ये जो डोम शेप जो ग्राफ है ये हमें बताता है, क्या बताता है? देखो, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो अब की बार क्या होता है, जिस वॉल्यूम पर, ठीक है, जिस वॉल्यूम और जिस प्रेशर पर, देखिए प्रेशर बढ़ाना पड़ा हमें, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ा? लिक्विफिकेशन के लिए और ज्यादा बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तभी गैस क्या होगी? लिक्विफाई होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखिए, अगर हम इस टेम्परेचर T4 टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गैस क्या लिक्विफिकेशन करते हैं, तो देखिए क्या होता है, इस पॉइंट पर ये जो टेम्परेचर आता है CO2 के लिए वो आता है 30.98 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो आता है, इस टेम्परेचर से ऊपर जब हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया T5 टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे जब हम चलते हैं तो देखिए आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लीजिए, देखिए
मैंने कितना प्रेशर बढ़ाया लेकिन फिर भी जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट हमें मिला है टेम्परेचर का T3 का, इस वाले ग्राफ के लिए T4 के लिए, तो यहाँ के बाद यानी इस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करिए गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर हम उसकी थर्मल एनर्जी को क्या नहीं कर पाते हैं, लिक्विड के इक्वल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला जाता है इसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो समझ आ गया होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर रखते हैं हम, तो हम अगर कितना भी कंप्रेस करें किसी भी गैस को, वो लिक्विफाई नहीं होगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। हमें इस टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो डोम शेप हमें ग्राफ मिला है, तो यहाँ पर इस एरिया में क्या है, ये जो हमें एरिया मिला है डोम शेप ग्राफ में, इस एरिया में लिक्विड और गैस क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। मींस यहाँ पर लिक्विड और गैस क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में बदल रहे होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में बदल रहे होते हैं। इट मींस गैस और लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम में रहती है, लेकिन हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनकी दो लेयर्स होंगी। क्या होंगी? उनकी दो लेयर्स। बट अगर आप इस क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो देखिए इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये जो एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर लिक्विड और गैस में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते हैं कि लिक्विड और गैस कहाँ है। यहाँ पर दोनों ही क्या रहते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फेज होती है लिक्विड गैस की या पार्टिकल्स की, तो उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर होती है गैस। ठीक है, इस डोम शेप्ड जो स्ट्रक्चर है उसके इधर भी गैस होंगे और इधर भी गैसियस पार्टिकल्स ही होंगे। केवल यहाँ पर ही हमें लिक्विड फेज मिलती है। ठीक है, और यहाँ से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, यहाँ पर लिक्विफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या समझ में आया कि जब भी हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना होता है तो हमें प्रेशर को बढ़ाना होगा, साथ साथ में टेम्परेचर को हमें कम करना होगा। और टेम्परेचर को हमें कहाँ तक कम करना होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो करना होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर हम लिक्विड और गैस फेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और इस टेम्परेचर से नीचे अगर बिलो अगर टेम्परेचर होगा तभी गैस लिक्विफाई होगी। तो इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? TC से। ठीक है, जिस प्रेशर पर लिक्विफिकेशन शुरू होता है उस प्रेशर को या उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, और जिस वॉल्यूम पर ये लिक्विफिकेशन शुरू होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो ये आती है हमारी बात जो हमने आज इस ग्राफ से सीखी है। अब देखिए एक और चीज, जो ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिशन्स में भी, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, अब देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, CO2, O2, N2 और हीलियम। मैंने यहाँ पे कुछ गैसेस लिखी है। अब देखिए अमोनिया में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अमोनिया में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया अमोनिया का। तो इस तरीके से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स देखी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर अमोनिया गैस में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? अमोनिया के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा TC भी किसका होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा? अमोनिया का। ठीक है, फिर होता है अट्रैक्शन
अट्रैक्शन फोर्स CO2 में, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। इससे जो कम अट्रैक्शन फोर्सेस ऑक्सीजन में होते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्सेस हीलियम में होते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्सेस का ऑर्डर भी यही है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर भी यही रहेगा। अब देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो क्या होगा, जल्दी से और क्लोज आ जाएंगे। जल्दी से क्लोज आ जाएंगे तो हमें टेम्परेचर यानी उनकी थर्मल एनर्जी को लिक्विड के इक्वल लाने में ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इनका ज्यादा होता है, यानी थोड़ा ही कम करते ही टेम्परेचर ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।